अस्सलामुअलैकुम। ये आपके सामने जी 9.9 लर्निंग असेसमेंट है। मैंने क्या किया जी, उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे आपने फाइंड आउट करके देनी है एवरेज पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर, मतलब लोड इम्पीडेंस उसने दी हुई है, तो हमने मैक्सिमम उसे पावर फाइंड आउट करके देनी है। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट होनी चाहिए जी, हमें फाइंड आउट होनी चाहिए या तो वीओसी या आईआरसी। अब इस केस में हमें करंट मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नई मतलब कि आगे क्या है मुसीबत का सामना करना पड़ता है अगर हम वीओसी को अटैच करते हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी हम वीओसी को फाइंड आउट करेंगे, जिसकी मदद से हम आगे आईएससी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया जी, मैंने लोड रजिस्टर से पहले तक का सर्किट कट करके वहां पे वीओसी अटैच कर दिया थेवेनिन्स के मुताबिक। तो अब मैं यहाँ पे जी अपनी करंट घुमाऊंगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। I1 के नाम से मैंने एक करंट ले लिया। लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए मैं इस सवाल को हल करने लगा हूँ। केवीएल चलाऊंगा जी। देखें यहाँ से करंट जब अंदर गुजरी तो माइनस के लूप में से एंटर हो रही है, माइनस के पोल में से, तो ये आ गया -12 इंटू एंगल 0 डिग्री वोल्ट। उसके बाद जी आगे 3 में से गुजर रही है तो ये आ गया 3I1। आगे इसमें से गुजरी तो ये आ गया 2JI1। आगे इस इंडक्टर के क्रॉस गुजरी तो ये भी आ गया 3JI1 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। उसके बाद जब ये देखें इसके पोल पॉजिटिव पोल में से करंट गुजर रही है तो ये वोल्टेज ही है, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे +6 इंटू एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया जी। अब देखें ये जो दो वोल्टेजेस आपको नज़र आ रहे हैं 6 और ये 12, आप इसमें ये सेम है, इनके फेजर एंगल सेम है। तो -12 + 6 मीन्स के -6 इंटू एंगल 0 डिग्री, तो ये उस साइड पे जाके 6 इंटू एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और इसमें देखें जी हमारे पास क्या बन रहा है, देखें I1 हमने कॉमन ले लिया, ये 3 आ गया, +2J + 3J यानी कि 5J हो गया। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ गया 6 इंटू एंगल 0 डिग्री। I1 इज इक्वल टू, अब ये उसके बटे में चला जाएगा, 6 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई ये इसके बटे में आएगा। हम इसको क्या करेंगे जी, पोलर में चेंज कर लेंगे, एंगल मतलब फेजर एंगल बना लेंगे। तो वो आता है हमारे पास 5.8 इंटू 59.03 डिग्री। अब पोलर में इसलिए चेंज किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमेशा फेजर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जिसको डिवाइड कर लेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा, आता है हमारे पास 1.03 और ये ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा एंगल। तो ये आ गई हमारे पास करंट फेजर एंगल में। अब हमें I1 फाइंड आउट हो चुके हैं, हम इजीली VOC को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था उस वक्त यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन गुजरा है वहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स था, तो वो मतलब कि असर कर रहा था। अब हम डायरेक्टली ये देखें इसके क्रॉस पैरेलल में फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी VOC। तो देखें VOC किसके बराबर होगी जी, अगर हम चक्कर लगाते हैं तो उस लिहाज से हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास ये पॉजिटिव में आ जाएगी 6 इंटू एंगल 0 डिग्री, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, -3J इंटू I1, ये चीज़। तो ये अब हमारे पास आ चुका है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो गाइस अब क्या होगा जी, अब देखें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। VOC इंटू 6, ये सिर्फ 6 है क्योंकि इसका फेजर एंगल 0 है, लिहाजा अगर हम इसको रेक्टेंगुलर में लेके जाते हैं तो इसका J पार्ट यानी कम्प्लेक्स पार्ट 0 होगा। अब -3J इंटू I1 जो है, I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.03 इंटू फेजर एंगल है हमारे पास -59.03 डिग्री एम्पेयर। तो अब आपने क्या करना है, जिसको आपने रेक्टेंगुलर में यानी इसमें ले जाना है, तो 6 - 3J इंटू ये हमारे पास आ जाता है जी 0.53 - 0.9J। जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर में, रेक्टेंगुलर में, तो VOC इज इक्वल टू 6। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1.59J, यानी इसके साथ J आ जाएगा रियल पार्ट के साथ। और J मीन्स आयोटा होता है, आयोटा बराबर होता है √-1 के। जब आयोटा का स्केयर आएगा यानी कि -1 से ज़रब देनी पड़ेगी, आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस होने के बाद फिर से एक -1 आयोटा से निकला तो वो आ गया, फिर माइनस आ गया और 3 से मल्टीप्लाई दे दी 0.9 को। तो ये हमारे पास आता है जिस किसके बराबर है, ये आता है 2.7 के बराबर। अब मैं आपको एक अदर वर्ड्स में समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे कि आयोटा बराबर होगा -1 के। ठीक है जी, -1 से ज़रब हुआ, ठीक है। तो ये -1 यहाँ से कॉमन आ गया, -1 ने इसका साइन चेंज कर दिया। ये असल नॉलेज ये है इसके पीछे। तो VOC हमारे पास आ जाएगी जी, यहाँ से हम इसको पहले इसमें से माइनस कर लेंगे, फिर इसको फेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं चलें आपको करके बताता हूँ क्या बनता है हमारे पास।
तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये मैंने क्या किया जी, इसको मतलब फेज़र में ले गया हूँ प्लस माइनस करने के बाद। तो ये मेरे पास आया 3.66 इंटू एंगल आया -25.73 डिग्री वोल्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा जी, VOC फाइंड आउट हो चुकी है, मुझे इम्पीडेंस यानी कि इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है जी थेवेनिन मालूम करनी पड़ेगी। तो मैं सारे वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दूंगा और करंट सोर्सेज को ओपन कर दूंगा। करंट सोर्स तो है नहीं है तो मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूंगा। तो देखें मेरे पास कैसा सर्किट बन रहा है। ये आ गया गाइस, और ये आगे आ गया 4 ओम्स का रजिस्टर। ये जी थेवेनिन हमने फाइंड आउट करनी है, इसके क्रॉस 4 ओम, 3J ओम, ये हमारे पास 2J ओम है, ये भी 3 ओम है। तो गाइज़ अब देखें, सबसे पहले ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये हमारे पास हम Z1 से इनका निकालते हैं इक्विवेलेंस, तो ये दोनों सम अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 2J। उसके बाद जो 3 + 2J आया हमारे पास Z1 इसके पैरेलल आ जाएगा, तो हम इसके पैरेलल निकालेंगे Z2 के नाम पे। पैरेलल में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी नीचे सम होगा, यानी 3 + 2J ज़रब होगा ऊपर 3J के साथ और नीचे 3J, इसमें सम हो जाएगा 3 + 2J जमा 3J। तो देखते हैं क्या बनता है जी। देखें अब 3J इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9J हो गया, और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 बना, JJ मतलब स्केयर आ गया, फिर से माइनस निकलेगा, यानी ये बन गया -6 + 9J डिवाइडेड बाय 3 + 5J। ये आ गया जी हमारे पास। अब ये टोटल हो गया। आगे ये 4 ओम के साथ क्या आएगा, सीरीज में आ जाएगा आगे से। फिर से हम इस 4 ओम को इसमें ऐड कर देते हैं, तो जी थेवेनिन हमारे पास यानी टोटल जो जी थेवेनिन निकलती है वो आएगी -6 + 9J डिवाइडेड बाय 3 + 5J + 4। अब इसका मतलब एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आती है वैल्यू, देखें मैं चलें आपको करके दिखाता हूँ। देखें ये आ गया हमारे पास -6 + 9J, फिर 4 3 12 हो गया, और 5 20J आ गया। तो इन सब को करके जो हमारे पास आया वो आ गया 6 + 29J डिवाइडेड बाय 3 + 5J। अब हम इनको फेज़र में कन्वर्ट कर देंगे ताकि डिवीजन हो सके। तो फेज़र में जब करते हैं तो हमारे पास आता है 29.6 इंटू एंगल आता है 78.31 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.83 इंटू 59.04 डिग्री। तो जी थेवेनिन जी अब क्या होगी, हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब ये पोलर में जवाब आएगा, आपने पोलर को फिर से मतलब ले आना रेक्टेंगुलर में, इसको मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे और एंगल इसमें से माइनस कर देंगे ये नीचे वाला। तो जी थेवेनिन हमारे पास एक मतलब के फेज़र में आएगी, वो आता है 5.07 इंटू 19.27 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, जो कि अगर हम रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 4.79 + 1.68J। तो ये आ गया जी थेवेनिन। जी लोड इसके उलट होती है, मतलब ये J पार्ट हमने कैंसिल करना होता है और मैक्सिमम करना होता है। मैक्सिमम तब ही होगी जब ये इसके बराबर होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 4.79 माइनस इसका साइन चेंज कर देंगे आयोटा वाले का, तो ये आ गया हमारा लोड रजिस्टर। अब हम मतलब सर्किट बनाते हैं जहां से हमने से कट ऑफ किया था। पहले हमारा काम क्या था, हमने करंट मालूम करनी है। अब करंट मालूम करने की वजह क्या है, अगर हम VOC को अटैच करते हैं तो काफ़ी हमें मतलब के मुश्किलात का मतलब सामना करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको सर्किट अभी ड्रा करके बताता हूँ तो आपको समझ आ जाती है क्यों। पहले मैं यहाँ पे ISC फाइंड आउट करूँगा। ISC कैसे फाइंड आउट होगी, हमें VOC जब पता है तो गाइस ISC के लिए अलहदा हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। जी थेवेनिन से हम डिवाइड करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो जी थेवेनिन भी फेज़र में और VOC भी आपने फेज़र में यहाँ पे लिख लेनी है, 3.66 इंटू -25.73 डिग्री। अब ये देखें पहले हमने फेज़र में ली हुई है, ये आपने दोबारा नहीं इसको फेज़र में कन्वर्ट करने बैठ जाना, टाइम ज़ाया होगा। तो ये हो गया 19.27 डिग्री। अब हमारी ISC क्या निकलती है जी, ISC हमारी आती है, अब इसको मैं करके आपको बताता हूँ कितनी निकलती है हमारी ISC। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपने पेज को। तो गाइज इसको मतलब ये करने के बाद हमारे पास 0.72 आया और एंगल जो है वो आया -45 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल बन गया। ये हमारे पास ISC आ गया। अब हम सर्किट ड्रा करते हैं दोबारा से। ये देखें हमारी ISC आ गई। जब आप ISC का इस्तेमाल करते हैं यानी करंट का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्टन, तो नॉर्टन कहता था जो आपकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगी वो पैरेलल में लगेगी। ये देखें मैंने पैरेलल में लगा दिया जी थेवेनिन, जो कि हमारे पास कितनी थी। चलो जी थेवेनिन से सीधा सीधा पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा लोड मतलब इम्पीडेंस लगी हुई थी, तो ZL इसके ZL आ गई और आगे करंट थी
करंट हमारे पास जी कितनी थी, वो थी 3 इंटू एंगल 10 डिग्री अम्पेयर, शायद इतनी थी, बिल्कुल जी इतनी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या थी गाइज। अब यहाँ पे तो हम इजीली देखें लगा सकते हैं अपना, इसके क्रॉस हमें करंट चाहिए ताकि हम पावर फाइंड आउट कर लें, तो हम यहाँ पे इजीली अपना लगा सकते हैं, क्या कहते हैं जी, करंट डिवीजन रूल। लेकिन अगर हम क्या करते हैं जी, इसकी जगह हम लगाते हैं वोल्टेज, पहले हमें इसको फिर से करंट में कन्वर्ट करके इसकी करंट मालूम करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे आएंगे, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने एक चीज़ पे गौर कर लेना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पॉइंट को मिस कर जाएंगे। देखें, जब हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल, हम मालूम करना चाहते हैं ZL की करंट आई, तो वो बराबर किसके होगी, करंट डिवीजन रूल कहता है उसके पैरेलल वाला रेजिस्टर ऊपर रखे, यानी जी थेवेनिन ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ZL प्लस जी थेवेनिन मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब टोटल करंट बच्चे सीधा सीधा बस ISC से ज़रब दे देंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब गाइज आप ध्यान करो यार, ध्यान करो, ये ISC यहाँ से सप्लाई दे रही है, ये यहाँ से सप्लाई दे रही है, यानी दोनों का सम अप होके आगे सप्लाई पहुँच रही है। तो हमें इसमें इसको भी जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन करेक्ट साबित होगा। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब देखें गाइज, ये करना है आपने। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सारी। तो जी थेवेनिन की हम मतलब फेज़र में ही ले लेंगे। जी थेवेनिन की जो फेज़र हमारी आई थी वो कितनी थी, यहाँ पे जी हमने निकाली, ये है 5.07 इंटू एंगल 19.27 डिग्री। अब बटे में देखें, जी और ZL और जी थेवेनिन जमा हो रहे हैं। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखें 4.79 माइनस 1.68 जे, 4.79 जमा 1.68 जे, ये तो कैंसिल हो गया आपस में सम अप होने से। इन दोनों का सम जो आता है वो हमारे पास आता है 9.58। तो ISC की वैल्यू थी हमारे पास कितनी जी, 0.72 इंटू एंगल माइनस 45 डिग्री, और ये है प्लस 3 इंटू एंगल 10 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले हमें इनमें रेक्टेंगुलर में इनको लाना पड़ेगा। तो चले मैं अभी सारा करके आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट। तो गाइज़ यहाँ पे ना हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास VOC थी, ये हमने यहाँ से इसकी जो मतलब कि ये इंडक्टेंस है ये हमने माइनस की हुई है, इसकी ये जो वोल्टेज आनी थी हमारे पास ये प्लस होती है, क्योंकि ये अगर हम इस लेयर से चलते हैं तो ये भी पॉजिटिव में आनी थी और ये भी पॉजिटिव में, तो लिहाजा ये प्लस होगी हमारे पास। तो काफ़ी गलती हो गई है, माजरत चाहूँगा, आपका काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया। तो फिर भी हम यहीं से क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखते तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकलनी थी वो ये थी हमारे पास 8 और ये 8.84, और एंगल हमारे पास जो आना था फेज़र में वो आना था 10.36, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है जी, ये एंगल आना था हमारे पास। अभी मैं ये गलतियाँ जल्दी जल्दी ठीक करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखें फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी, यहाँ पे भी हमारे मतलब के जो VOC की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी हमारे पास, और ये भी 8 हो जाएगा, और ये 4, और यहाँ से फिर से फेज़र एंगल चेंज हो जाएगा जो कि हमारे पास है 10.36 डिग्री। मैं ये नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन मतलब आगे जाके गलत हो जाए मेरी वजह से, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे बहुत माजरत चाहूँगा, इतना मतलब कि हमें करना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग गया। अब देखिए क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 1.74 इंटू एंगल माइनस 8.97 डिग्री अम्पेयर। तो उसके बाद जी अब जब हम यहाँ पे ISC की यही वैल्यू छापेंगे, ये समझ लें ये ISC की यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगी। अब तो यहाँ पे आ जाएगा 1.74 इंटू एंगल माइनस 8.97 डिग्री। तो ये मैंने रफ में करके देखा अभी तो मुझे मालूम हुआ कि ये फ़र्क आ रहा था। तो इसको जब हम कन्वर्जन में लाते हैं, इसका टोटल जो निकलता है मतलब इस चीज़ का, ये भी हमारा पॉइंट गलत है जी, यहाँ अंदर चेंजिंग आएगी। तो मैं लाइनें लगा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ से। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं जी रेक्टेंगुलर में, तो ये आता है 1.71 माइनस 0.27 जे, और ये 3 को कन्वर्ट हमने पहले से किया हुआ था 2.95 प्लस 0.52 जे। तो इनको जब हम सम अप करते हैं और इनका फेज़र निकालते हैं, फिर हम रियल पार्ट से ज़रब देते हैं, तो हमारे पास आता है 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी आपको निकाल के देता हूँ।
ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया जी, मैंने गौर नहीं किया। ये देखें मैंने क्या किया जी, मैंने वो मतलब वैल्यूज़ ठीक कर दिए जहाँ जहाँ मेरी गलती आ रही है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.53 एंगल 19.27 डिग्री, और इनटू जो इससे मल्टीप्लाई फेज़र होने वाला है वो आएगा हमारे पास जी पोलर किया, और ये वैल्यू आई है 4.66 0.25। तो गाइज़ ये आता है हमारे पास 4.67 और एंगल जो है वो है 3.07। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.67 मल्टीप्लाई बाय 0.53 रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.48 इंटू एंगल जो आ रहा है वो है 19.27 प्लस 3.07, तो ये 22.34 डिग्री एंगल आ गया। अब हम यहाँ से अपना पावर का फार्मूला लगा लेंगे 1/2 IM स्केयर RL। अब देखें 1/2 इंटू IM की वैल्यू 2.48 होल का स्केयर आ गया जी। RL हमारी कितनी है, RL में आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स पार्ट आपने ZL का छोड़ देना, यानी इसको ज़ीरो कर देना और ये इस्तेमाल कर लेना है रियल पार्ट, तो वो है 4.79। तो इस सब को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास क्या आता है 2.48 का स्केयर जी, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4.79 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज़ ये हमारे पास आ रही है 14.4 वाट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत माजरत चाहूँगा, मैंने भी काफ़ी टाइम ज़ाया किया इस क्वेश्चन को आपको समझाने में। तो चलें हम सबकी टाइम ज़ाया हुआ है, अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। तो माजरत चाहूँगा एक दफ़ा फिर से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।